वेलकम फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस। इस एक वीडियो में आप जानेंगे इस चैप्टर के बारे में ए टू जेड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें है केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे। 5 तरह की हैं और कोरोजन, रेंसिडिटी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके इस चैप्टर से फुल मार्क्स आने पक्के हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें जब जब जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो जो है अपना आइडेंटिटी और नेचर लॉस कर देते हैं और एक नया सब्सटेंस एज ए प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो यही है एक केमिकल रिएक्शन। और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। या तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाते हैं या गैस हो जाएगा, राइट। चेंज इन कलर भी हम कई बार ऑब्जर्व करते हैं। रिएक्टेंट्स में जब रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर चेंज हो जाता है। कई बार प्रोडक्ट साइड पे इवोल्यूशन ऑफ गैस बाहर निकलती है और कई बार टेम्परेचर में चेंज आ जाता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे। तो ये सब कुछ जो है ऑब्जर्वेशन है केमिकल रिएक्शन के। एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कई बार। अब जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। तो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, ये इसमें दिखाया गया है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं और वो न तेज़ी से बर्न करता है मैग्नीशियम रिबन। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, वाई डू वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन राइट बिफोर बर्निंग। तो मैग्नीशियम रिबन जब नया होता है एकदम शाइनिंग होता है, लेकिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे वो आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और MgO की एक ब्लैकिश लेयर बना देता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, जो उसको बर्न करने से प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है। तो इसीलिए हम उसको बर्न करने से पहले अच्छी तरह से रगड़ के साफ कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ये इसकी इक्वेशन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये देता है, ठीक है ना। एक ये रिएक्शन है, जैसे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लेड नाइट्रेट है, ठीक है, ये इसका रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड से करा रहे हैं। तो ये पोटेशियम काफ़ी रिएक्टिव होता है तो वो लेड को डिस्प्लेस कर देता है रिएक्टिविटी सीरीज में और वो पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है इधर। और जो लेड है वो आयोडीन के साथ मिलके लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट देता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ये जो है ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये जो है हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसी तरह से केमिकल रिएक्शन से हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आगे चलते हैं।
अब ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें एक बात देखने की होती है कि उसमें नए बॉन्ड बनते हैं और टूटते भी हैं बॉन्ड्स एग्जिस्टिंग, तभी जो है प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में नए बॉन्ड्स बनेंगे तभी कुछ नया बनता है, और बने बॉन्ड्स बनेंगे या टूटेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में दी हुई है, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले आइए देखते हैं कि हम इक्वेशंस को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि जो मास है केमिकल रिएक्शन में वो सेम ही रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। रिएक्टेंट्स कुछ भी आपस में रिएक्शन करके कोई भी प्रोडक्ट बना ले, लेकिन अगर उनका मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे अगर हम तोलेंगे तो वो बराबर ही आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो जो एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड्स पे, ठीक है ना, वो उसको अगर हम कंपेयर करें प्रोडक्ट साइड पे जितने भी एटम्स होंगे एलिमेंट्स के, वो भी सेम होते हैं नंबर्स में। तो ये यही चीज़ बेसिस है कि जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं। तो एज ए रूल हमें ये ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग के लिए एक रूल है कि जब भी हम बैलेंस करते हैं उससे पहले हमें क्या करना होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला कंपाउंड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पे ढूंढना होता है। और जब वो कंपाउंड हमें मिल जाता है तो उसके अंदर हम वो एलिमेंट ढूंढते हैं जिसका कि सबसे ज़्यादा एटम है, और वो एलिमेंट आइडेंटिफाई होने पे हम उस एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक रूल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी। तो बैलेंस करने के लिए जो है सबसे पहले हम इक्वेशन लिखी होती है तो उसको हर कंपाउंड मॉलिक्यूल को हम एक बॉक्स में डाल देते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो एज ए रूल हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कंपाउंड यहाँ पे कौन सा है, तो क्लियरली ये जो है सबसे बड़ा कंपाउंड है। ये आयरन ऑक्साइड का जो कंपाउंड है इसमें 3 और 4 7 एटम्स हैं, बाकी किसी में भी इतने एटम्स नहीं है। अब 7 एटम वाला हमने देख लिया कंपाउंड। अब इसमें क्या हम आयरन को करेंगे पहले टारगेट के ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, बताइए। तो इसमें हम सबसे पहले ऑक्सीजन को करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के एटम 4 हैं, आयरन के 3 है। तो हमने जैसे रूल में पढ़ा था उस एटम को, उस एलिमेंट को पिक करना है जिसके एटम सबसे ज़्यादा हों उस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर जो हम देख रहे हैं। और ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन के 4 हैं इधर, तो इधर ऑक्सीजन का 1 है। अब इसका एक तरीका होता है कि हम एक टेबल बना लेते हैं और उसमें सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, और रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे उनमें कितने एटम्स हैं वो लिस्ट डाउन कर देते हैं। ये कुछ तरह से मैंने ऑलरेडी बना दिया, टाइम बचेगा। तो आयरन के जैसे हम देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 3 है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट पे 2 हैं, इधर 2 हैं, और ऑक्सीजन का इधर 1 है और इधर 4 हैं, ठीक है ना। अब करना क्या होगा, बैलेंसिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन को सबसे पहले टारगेट करना है, ऑक्सीजन के इधर 4 हैं तो हमें इधर 4 लिखना पड़ेगा, राइट। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है और लेकिन हाइड्रोजन के 8 हो गए हैं। अब हाइड्रोजन के 8 हो गए तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 4 लिखना पड़ेगा। आयरन को देखते हैं, अब आयरन के इधर 3 हैं, ठीक है ना, इधर 1 है तो इसको भी यहाँ पे 3 करना पड़ेगा।
तो इस तरह से जब हम सेटिस्फाई हो जाएं तो एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें। आयरन के 3 हो गए हैं, इधर भी 3 हैं। हाइड्रोजन के 8 हो गए हैं, इधर भी 8 है। हाइड्रोजन के इधर 8 है, इधर भी 8 है। ऑक्सीजन का 4 है और ऑक्सीजन के इधर भी 4 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। एक और इक्वेशन लेते हैं। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट देता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है। इसको बैलेंस करने के लिए वही है, सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट डाउन कर लेंगे। पहले तो सबसे पहले इनको एक बॉक्स में डाल दिया है हमने, ये बॉक्स में डाला है, ठीक है ना। और उसके बाद इनको हम लिस्ट कर लेंगे सारे एलिमेंट्स को। सबसे बड़ा कंपाउंड ढूंढेंगे। सबसे बड़ा कंपाउंड हमने ये देखा है कि ये है, 17 एलिमेंट्स हैं इसमें, और इसी को हम सबसे पहले टारगेट करेंगे। इसमें सबसे बताइए कि कौन सा एलिमेंट को हम टारगेट करेंगे। इसमें हम ऑक्सीजन को टारगेट करेंगे। 4 3 12 है क्योंकि ऑक्सीजन के इधर। और कई बार क्या होता है कि हम सल्फेट आयन को एज वन एंटिटी भी ले सकते हैं, यानी कि सल्फेट आयन यहाँ पे जब लिस्ट डाउन करते हैं तो सीधा SO4 भी लिख सकते हैं, और उसके 3 हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे 1 है, ठीक है ना। तो इसको सीधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3 करना पड़ेगा। तो ये एक और तरीका है, इससे कई बार आसानी हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल चलो ऑक्सीजन के हम बैलेंस करते हैं, बाई रूल जाते हैं। तो ऑक्सीजन के इधर 4 हैं, इधर 12 हैं, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करना मतलब यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। उसके बाद कोई भी कंपाउंड एलिमेंट हम उठा सकते हैं। तो लेट्स से बेरियम के इधर 3 हो गए हैं, तो बेरियम के इधर खाली 1 था, तो इसको भी बेरियम को भी 3 कर देते हैं। बेरियम भी बैलेंस हो गया है। अब क्लोरीन को देखते हैं। अब 3 2 6 हो गए हैं क्लोरीन के, जबकि इधर कितने थे, 3 थे, तो इसको भी 2 कर देते हैं। क्लोरीन के भी 6 हो गए हैं। एल्यूमिनियम के इधर 2 हैं, इधर ऑलरेडी 2 हैं। सल्फर के इधर 1 है, और सल्फर के इधर सल्फर के इधर 3 हैं, और इधर सल्फर के ये 3 हैं। ये इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये 3 हैं सल्फर के, तो सल्फर के इधर भी 3 हैं। तो ये इक्वेशन बैलेंस लग रही है। तो फाइनलाइज करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। बेरियम के 3 हैं, बेरियम के 3 हैं, क्लोरीन के 6 हैं, एल्यूमिनियम के 2 हैं, एल्यूमिनियम के इधर भी 2 हैं, सल्फर के 3 हैं, सल्फर के इधर भी 3 हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन के इधर 12 है, और इधर भी 4 3 12 है। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस है। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं बैलेंस करने की। एक और रिएक्शन लेते हैं। अब की बार क्या करेंगे, हम टेबल नहीं बनाएंगे। अगर आप टेबल बना के प्रैक्टिस करते हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाएं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको टेबल बना के ही करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है। तो क्लियरली कैल्शियम नाइट्रेट दिख रहा है हमें, और नाइट्रेट के इधर 2 हैं, जैसे हमने देखा है। NO3 के कितने हैं, 2 हैं, और NO3 का इधर 1 है, ठीक है। अभी तक हम देखते रहते कि ऑक्सीजन देखते 3 2 6 है, इधर 3 है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन कन्वीनियंट रहता है कई बार कि हम पूरे जो आयन होता है नाइट्रेट उसको कंसिडर कर लें। तो NO3 के इधर 2 है, प्रोडक्ट साइड पे इधर 1 है, तो इधर इसको 2 कर देते हैं। 2 करने से नाइट्रेट आयन हमारे जो है बैलेंस हो गए हैं। हाइड्रोजन 2 हो गए हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 हैं। हाइड्रोजन 2 इधर है, और 2 इधर भी है, 4 है, इधर खाली 2 है, तो इसको 2 कर देते हैं। तो हाइड्रोजन के भी 4 हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के इधर 6 और 2 8 हैं, और इधर 3 2 6 और 2 8 है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। कैल्शियम के 1 और 1 है। तो इक्वेशन अब बैलेंस लग रही है।
फाइनलाइज करने से पहले आप एक बार इसको कंफर्म कर लें एलिमेंट बाय एलिमेंट। हाइड्रोजन के आपके 2 और 2 4 हैं, इधर भी 4 है। नाइट्रोजन का आपका इधर 2 है और इधर भी 2 है, ठीक है जी। और ऑक्सीजन के इधर 3 2 6 और 2 8 हैं, और इधर 3 2 6 और 2 8 हैं। कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1 है। तो ये इक्वेशन जो है आपकी बैलेंस हो गई है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कई बार क्या होता है कि कंपाउंड का फार्मूला नहीं दिया जाता है एनसीईआरटी में और सीधा कंपाउंड का नाम दे देते हैं, तो बच्चों को उससे राइट करनी आनी चाहिए इक्वेशन, है ना। और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको कंपाउंड या एलिमेंट का सिंबल पता हो, फार्मूला पता हो, और उसके लिए उसका सिंबल और वैलेंसी भी पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम को हम Al लिखते हैं, वैलेंसी +3 होती है इसकी, राइट। और कॉपर क्लोराइड है, बताइए कैसे लिखेंगे, बताइए। देखिए लिखने का तरीका, कॉपर की क्या होती है, वैलेंसी, इधर कर लेते हैं। कॉपर को Cu लिखते हैं सिंबल, और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन को Cl लिखेंगे, ठीक है। कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 2, इसकी होती है 1, क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा Cu Cl2, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा CuCl2, कॉपर क्लोराइड बन गया है। और ये आपकी रिएक्शन हो गई है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्या क्या होता है, देखिए कैसे लिखेंगे एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम हो गया आपका, ये होता है आपका 3, ये क्लोरीन हो गया 1, वैलेंसी 1 होती है, इनको क्रॉस कर लेंगे, तो ये बन जाएगा अब एल्यूमिनियम क्लोराइड, बनेगा AlCl3, Cl3। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि फार्मूला नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए मैं ये करके बता रहा हूँ। आपको फार्मूला लिखना आना चाहिए, सिंबल वैलेंसी पता होनी चाहिए। और यहाँ पे ये कॉपर है, कॉपर सिंपल कॉपर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, तो सबसे बड़ा कंपाउंड ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का लग रहा है। क्लोरीन को देखते हैं, इधर 3 है, इधर 2 है, राइट। तो इसको 6 बनाने के लिए इधर 3 करना पड़ेगा, और 6 हो जाएंगे तो इधर इसको 2 से करना पड़ेगा। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया है, ठीक है जी। अब कोई भी दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, सॉरी। एल्यूमिनियम इधर 2 है, तो इधर भी ये 2 कर देते हैं एल्यूमिनियम को। और कॉपर इधर 3 है, तो कॉपर को इधर 3 कर देते हैं। तो ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है। वेरीफाई करना है तो आप कर लीजिए, बैलेंस है, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी जो है आपको कंपाउंड का फार्मूला नहीं दिया है, सीधा नाम दे दिया है। अब बच्चे देखते ही परेशान हो जाते हैं और लिख ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। तो पोटेशियम ब्रोमाइड लिखना कैसे कैसे लिखेंगे, पोटेशियम K होता है, वैलेंसी 1 होती है, ठीक है ना। ब्रोमीन की वैलेंसी भी 1 होती है, ठीक है ना, ब्रोमाइड है। तो इसको तो सिंपल हम KBr लिख देंगे, सिंपल ब्रोमीन का Br होता है, KBr। बेरियम आयोडाइड, बेरियम जो होता है वो 2 होती है वैलेंसी, आयोडीन की 1 होती है, तो ये बनेगा बेरियम इज Ba, ठीक है। और आयोडाइड 1 होती है, तो
क्रॉस करेंगे तो ये इधर आ जाएगा बेरियम आयोडाइड BaI2, ठीक है ना। ये देता है आपका पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम और आयोडीन दोनों की 1 1 होती है, तो Ki, और लास्ट में है बेरियम ब्रोमाइड। बताइए इसमें क्या होगा, बेरियम 2 ब्रोमीन 1, राइट। तो क्या बनेगी, Ba और Br2, Br2। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, सबसे बड़ा कंपाउंड ढूंढते हैं। इसमें दो हैं, बेरियम आयोडाइड भी है, बेरियम ब्रोमाइड, किसी को भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ब्रोमीन को लेते हैं, ब्रोमीन के इधर 2 हैं, ठीक है, और ब्रोमीन के इधर 2 हैं, तो मैंने इसको इधर भी 2 बना दिया है ब्रोमीन का। पोटेशियम के अब इधर 2 हो गए, तो इधर भी पोटेशियम के 2 कर देते हैं, ठीक है। आयोडीन के अपने 2 हो गए, बेरियम। तो एक बार वेरीफाई करते हैं, बैलेंस लग रही है। पोटेशियम के 2 हैं, पोटेशियम के इधर भी 2 हैं, ब्रोमीन के इधर 2 हैं, ब्रोमीन के इधर भी 2 हैं, बेरियम का 1 है, बेरियम का इधर भी 1 है, आयोडीन के 2 हैं और आयोडीन के इधर भी 2 हो गए। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। तो इस तरह से देखा हमने, जो है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। फार्मूले और बिना फार्मूले वाले दोनों टाइप के रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, आपका नंबर पक्का है। ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे। देखिए जो रिएक्शंस होते हैं उनको कई तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये आप देख लीजिए, जिन रिएक्शंस में एनर्जी जो होती है आपकी एब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और जिनमें एनर्जी रिलीज होती है एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, एग्जिट। एंडो मतलब अंदर घुसना। तो जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक है, जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं वो सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एटमॉस्फेरिक हीट से जो है मेल्टिंग ऑफ आइस होता है, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन देखते हैं, जो कई एनिमल्स में होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, उसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज का रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी तरह से ये है कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम को वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये स्लेटलाइम बनता है और थोड़ी हीट निकलती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों का डिफरेंस इसलिए ले रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो इसको समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके जो है एक लार्ज प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उल्टा, कि उसमें एक लार्ज प्रोडक्ट होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होगा, और उसको सोर्स ऑफ एनर्जी जब हम देंगे तो वो छोटे सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाएगा, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। जो ये मोस्टली एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है ना। और जबकि डिकम्पोजिशन में हमें हीट देनी पड़ती है, हीट या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट,
इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी कह लो, वो हमें देनी पड़ेगी, तभी वो रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से, अभी भी हमने पढ़ा था, तो इसमें ये स्लेक लाइम बनता है और हीट रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक बर्निंग ऑफ कोल जो है, इसमें देखिए दो रिएक्टेंट्स मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो और हीट इवॉल्व हो रही हो, तो ऐसा मान लीजिए कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और डिकम्पोजिशन में देखेंगे, ऑन द अदर हैंड कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, ठीक है ना, इसको जब हम हीट करते हैं, इसको जब हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को, तो वापस से क्विक लाइम बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट एक ही होगा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स, और वो सिंपल दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाएगा और हीट एब्जॉर्ब होती है इसमें, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। सिल्वर क्लोराइड को आपने देखा होगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में जो होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोमेटिकली ही जो है ब्रेक हो जाता है और ये सिल्वर और क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। तो ये एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। इनके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल हम चलिए देखते हैं। ये देखिए बर्निंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस देते हैं। और इसका कलर जो होता है ना फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स का, वो चेंज हो जाता है। एग्जाम में पूछ भी लेते हैं क्यों चेंज हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू हीट। और ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो वाटर जो होता है इसका फेरस सल्फेट से वो लूज हो जाता है, ठीक है ना, लूज वाटर, एंड व्हेन हीटेड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्यों कलर चेंज हो जाता है, इट देन डिकम्पोज टू, क्योंकि डिकम्पोज हो जाता है टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड में। चलिए और एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी रिएक्टेंट को, ठीक है, ब्रेक करने के लिए, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन डेफिनेशन याद रखिए। इसका एग्जांपल लेड नाइट्रेट है। इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है ना, तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। और इसमें क्या होता है आप ऑब्जर्व करेंगे, जो इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स होते हैं ऑन हीटिंग, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ लेते हैं वो ब्राउन फ्यूम्स किसके होते हैं, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं ब्राउन फ्यूम्स, इस वाली गैस के, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल है, ये सिल्वर क्लोराइड का है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में। और ये जो है ये रिएक्शन कहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, अगेन ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये भी वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है एग्जांपल, ये एक्टिविटी एज एक्टिविटी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में इसमें से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें होता क्या है, एक हम बीकर होता है उसमें हम वाटर भर देते हैं और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। उसके बाद हम कैथोड और एनोड जो है वो फिक्स कर देते हैं, और दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उनमें पानी भर देते हैं और उस टेस्ट ट्यूब को कैथोड और एनोड के ऊपर फिक्स कर देते हैं। फिर एक बैटरी से ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, ये कैथोड है आपका, ये वाला कैथोड है, ये एनोड है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये टेस्ट ट्यूब हो गई, इसमें वाटर भरा हुआ है, और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, यानी करंट पास करते हैं। अब होता क्या है, जब करंट पास करते हैं तो क्या होगा, वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होगा,
ठीक है ना, H और OH आयन में, और सल्फ्यूरिक एसिड भी H आयन और सल्फेट आयन में ब्रेक होगा। अब कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है तो ऑब्वियसली जो ये H आयंस हैं, ये H आयंस जो है कैथोड की तरफ जाते हैं और यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है ना, ये जो है हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं। और इधर इधर क्या होता है, OH आयन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये जो है एनोड की तरफ जाता है। OH आयन वाटर से आसानी से ब्रेक हो जाता है तो सल्फेट आयन के कंपैरिजन में, तो OH आयन जो है ये एनोड की तरफ जाता है और ये जो है ऑक्सीजन के बबल्स यहाँ से निकलते हैं। OH आयन फर्दर जो है मिलके जो है ऑक्सीजन बनाते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब में जो वाटर भरा होता है इसका लेवल धीरे धीरे नीचे आने लगता है और गैस इवॉल्व होती रहती है। और ये गैस को हम देखेंगे भी कैसे इसको टेस्ट करते हैं, कौन सी गैस है ये पता कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं आगे। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन आयंस जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, राइट। हाँ, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो 2H आयंस मिलके जाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, राइट। एनोड पे क्या होगा, OH आयंस जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं मिलके, ठीक है ना, और वाटर और इलेक्ट्रॉन। अब ये बैलेंस नहीं है तो कैसे करेंगे इसको, ऑक्सीजन के इधर 2 और एक 3 है जबकि इधर एक ही है। हाँ, तो हमें यहाँ पे 4OH आयन लेते हैं, ठीक है, और इसको जो है हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ये ले लिया हमने, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4 हो गए हैं, इधर भी 4 हो गए, ऑक्सीजन के 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि जो है क्या हो रहा होता है कि वाटर का जब से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका ये ऑक्सीजन के 2 हैं तो ये दो आएगा इधर, ठीक है ना। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है केवल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देते हैं और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देते हैं, यानी कि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो डबल इवॉल्व होती है ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रिएक्शन है उसके हिसाब से देखें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर releases 2 molecules of hydrogen and only 1 molecule of oxygen which is half than that of the हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे कैथोड पे ज़्यादा इवॉल्व होती है और ये पानी का लेवल इसका जल्दी नीचे की तरफ आता है, ठीक है ना, ये पानी का लेवल। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हाफ रिएक्शन भी बोल देते हैं कई बार, तो ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा खत्म हो गया। ऑब्जर्वेशन हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जब वाटर होता है गैस बबल्स दोनों बनते हैं, कैथोड पे भी एनोड पे भी, वाटर इन टेस्ट ट्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय गैसेस, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, अब पता कैसे लगाते हैं कि कौन सी गैस है, कैसे कंफर्म करते हैं, तो जब हम एक बर्निंग कैंडल को कैथोड के पास लाते हैं टेस्ट ट्यूब के मुंह की तरफ तो वो पॉप साउंड देता है, पॉप साउंड के साथ जलता है, ठीक है ना। जबकि एनोड पे जब बर्निंग कैंडल को ले जाते हैं तो जो उसकी फ्लेम होती है इसमें कोई पॉप साउंड नहीं होती है और वो तेज़ी से जलती है, फ्लेम जो होती है आपकी कोई साउंड नहीं क्रिएट करेगी, तेज़ी से जलेगी, तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन है। तो एनोड पे ये हो रहा होता है,
ठीक है ना। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि कैथोड पे हाइड्रोजन है और एनोड पे ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेसेस डबल द अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया ऐसा क्यों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, ठीक है ना, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस यानी मीथेन। मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक गैस का एक एग्जाम्पल अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं, दो एग्जाम्पल, तो आप बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस दे सकते हैं। रेस्पिरेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमारी बॉडी के अंदर भी हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन जाता है, ब्लड में चला जाता है। और सेलुलर लेवल पे ये ऑक्सीजन लेवल जो हम ब्रीथ करते हैं, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं, और यानी कि बाहर निकाल देते हैं, नाक के थ्रू एक्सहेल करते हैं, बाहर निकाल देते हैं सांस से, और ये वाटर बनता है, ठीक है ना। और साथ में एनर्जी निकलती है। तो ये दो एग्जांपल हैं, इनको आप और इसको बैलेंस आप बाद में कर लीजिएगा। यहाँ पे 6 लगता है, ठीक है ना। तो ये दो रिएक्शन है, एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको आनी चाहिए, रेस्पिरेशन खास तौर से। अब जो बाकी के जो रिएक्शंस हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने डिस्कस किया हुआ है। इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। इनके डिफरेंसेस इसलिए देख रहे हैं कि ये भी काफ़ी जो होता है इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, थोड़े से मतलब वो एक दूसरे के उल्टे से होते हैं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इनका डिफरेंस देख लेते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। हमने ऑलरेडी देखा है ये, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है ना वो पता होनी चाहिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी रिएक्टिविटी सीरीज़ इसी वीडियो में पीछे की तरफ, तो आप उसको देख लीजिए। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि आपके जो आयंस होते हैं कंपाउंड के वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं और वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया है। एग्जाम्पल देखेंगे तो और ढंग से समझ में आ जाएगा। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, एक बार डिस्प्लेसमेंट होता है खाली, और इनमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें देखिए कलर चेंज हो जाता है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि जो दूसरा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है उसको, तो इसका प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म नहीं होता है और कलर चेंज हो जाता है, और इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ब्लूइश कलर का होता है, तो इसमें जब आयरन नेल डालते हैं तो क्या होता है कि आयरन जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, राइट। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ब्लूइश कलर का वो फेड हो जाता है और आपको यहाँ पे ये कॉपर अलग हो जाता है यहाँ पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, राइट। तो इसमें देखिए कलर चेंज हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, राइट। और केवल एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कॉपर सिंपल अलग हो गया, वो किसी और के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो जाएगा इससे आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। सोडियम सल्फेट है जैसे ये, और ये बेरियम क्लोराइड है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि सोडियम काफ़ी रिएक्टिव होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो दो इनका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है आपस में। तो सोडियम आयंस और सल्फेट आयंस इधर बनेंगे बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। तो सोडियम आयन जो है बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा इधर, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। और दूसरा बेरियम जो है, जब सोडियम इधर चला गया है तो बेरियम जो है किसके साथ जाएगा, बेरियम के पास खाली
ये इसके साथ ये सल्फेट के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, तो बेरियम जो है सल्फेट के पास आ जाएगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना, राइट। तो दो बार बॉन्ड बन गया, तो म्यूचुअली एक्सचेंज, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, राइट, ऑफ टू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गए हैं। और एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जिंक और कॉपर सल्फेट को देख लीजिए आप। इसमें जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में। ये लीजिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए। इसमें देखिए जिंक जो है ऊपर आ रहा है, इधर की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव वाले हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। बीच में जो है एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड ये मीडियम रिएक्टिव हैं, और ये बिल्कुल लो में हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड आते हैं। तो जिंक और कॉपर, जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, और कॉपर अलग हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल ये देखिए, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं। तो इसमें देखते हैं पोटेशियम, देखिए हाईली रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और लेड इसमें यहाँ पे आता है, तो जाहिर है कि पोटेशियम जो है वो लेड को डिस्प्लेस कर देगा। तो पोटेशियम जो है लेड को डिस्प्लेस कर देगा, तो पोटेशियम तो नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना दिया इसने, और लेड जो है वो आयोडीन के साथ चला जाएगा, लेड आयोडाइड बना देगा, ठीक है ना, और इसका येलो प्रेसिपिटेट निकलता है। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, करेक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं डबल इसका डिस्प्लेसमेंट का, लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ। आप देखिए लेड जो है इधर है और कॉपर इधर है, तो लेड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो लेड का तो क्लोरीन के साथ जाना तय है, तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल आएगा। इसी तरह से आप डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे देखते हैं पोटेशियम और बेरियम ब्रोमीन आयन, और ये यहाँ पे बेरियम और क्लोराइड आयन बनेंगे। अब पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है और वो क्लोरीन के पास ही जाएगा, तो ये तो KCl बना देगा, और जो Ba है वो ब्रोमीन के साथ जाएगा, बेरियम ब्रोमाइड बना देगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया है, ठीक है। होप आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, जो इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप के रिएक्शन है, ये भी एक दूसरे से जो कंट्रास्टिंग होते हैं, तो इनके बारे में भी हम डिफरेंसेस जान लेते हैं एग्जांपल के साथ, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन अगेन, राइट, और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। हालांकि ये अभी एनसीईआरटी की बुक में 10th लेवल पे नहीं है, लेकिन ये आप पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है ना। लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है ना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टुवर्ड्स पॉजिटिव इज ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टुवर्ड्स नेगेटिव इज रिडक्शन, ठीक है ना। तो जब वैलेंसीज होती है किसी की, वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाती है, रिएक्टेंट में मान लीजिए +2 था और प्रोडक्ट साइड पे उसकी वैलेंसी +3 हो गई है, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया है। और मान लीजिए अगर किसी की जो वैलेंसी थी रिएक्टेंट साइड पे +3 थी और प्रोडक्ट साइड पे +2 हो गई है, यानी कि डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं हम ऑक्सीडेशन के। जैसे कॉपर है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो इसमें देखिए कॉपर के साथ ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं और हीट करते हैं उसको, तो कॉपर जो है ऑक्सीजन लूज कर देता है और इधर वाटर बन जाता है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज
क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इस रिडक्शन। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये रिडक्शन का एग्जांपल है, ठीक है ना। ये रिडक्शन का एग्जांपल है, इधर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये गलती से टाइप हो गया है, तो ये इधर है। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो कॉपर से ऑक्साइड से ऑक्सीजन लूज हुआ है, तो ये रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन का। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, तो इसमें भी देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है, इसमें ये ऑक्सीजन लूज करके जिंक बना रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। और साथ में यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जहाँ ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, एक नंबर में आया था व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो घबराना नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग बट द रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोरोजन पे आते हैं हम, है ना। कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई मेटल है उस पर अटैक होता है, किसका, मॉइस्चर का, एसिड का, एटमॉस्फेरिक गैसेस का, तो वो उससे रिएक्ट करके मेटल से उसको ख़राब कर देता है, उसको बोलते हैं कोरोड कर रहा है उसको, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोल देते हैं। और ख़ास तौर से जब आयरन का एग्जांपल लेते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके जो है फेरिक ऑक्साइड बना देता है। और इस प्रोसेस इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिकली जो है इसको रस्टिंग बोल देते हैं हम, ठीक है ना। देखते हैं एग्जांपल ऑफ कोरोजन, रेडिश ब्राउन पाउडर कोटिंग ऑन आयरन आल्सो कॉल्ड रस्टिंग। और ये खाली जो है सीमित नहीं है आयरन तक, ये सिल्वर में भी होता है। सिल्वर जो होता है उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है अपने आप, उसको खुला छोड़ दें हवा में। और इसी तरह से कॉपर जो होता है उसका कलर ग्रीनिश हो जाता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, सिल्वर का ब्लैकिश होता है, याद रखिएगा, कॉपर का ग्रीनिश हो जाता है और ब्राउनिश हो जाता है आयरन का। एक और इसमें लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जितने भी फैटी और ऑयली फूड होते हैं, ठीक है ना, उनको खुले में छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं, मॉइस्चर के संपर्क में आते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको बोलते हैं कि भाई ये रेंसिड हो गए हैं, यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, यानी कि उनका टेस्ट और स्मेल वो खराब हो गए हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है चिप्स इंडस्ट्री में ये देखा गया है कि उसमें नाइट्रोजन गैस जो है फिल कर देते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए आसानी से। और नाइट्रोजन गैस जो है एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक आध नंबर में पूछ लेते हैं, तो इसको भी याद रखिए, रेंसिडिटी और उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। जो रस्टिंग होती है आयरन की, रस्टिंग उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। पेंट कर देते हैं तो क्या होता है कि ना तो वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है आयरन की, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, है ना, या पेंट क्यों करते हैं उसके ऊपर, आयरन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब कुछ, ठीक है ना। हमने सब कुछ इसमें कवर किया है और हमारी अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो सॉल्व हैं और जो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है आप मेरे को ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।